प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट मीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं वो हैं रजत गुप्ता जी। रजत गुप्ता एक लॉ फर्म चलाते हैं, एसआर लॉ फर्म, और मोस्टली टैक्सेशंस रिलेटेड मैटर डील करते हैं जो लिटिगेशन का पार्ट है। और आज इनसे हम जानेंगे टैक्सेशन से रिलेटेड किस तरह के नोटिसेस आते हैं, किस तरह के लिटिगेशन का मामला बनता है। चूँकि जनरली जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं लिटिगेशन के अंदर वो एक जो ट्रेडिशनल फील्ड है, सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, इस तरह के फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ रहती है। लेकिन रजत गुप्ता से आज हम जानेंगे टैक्सेशन से रिलेटेड कि किस तरह के नोटिसेस इनकम टैक्स भेजती है और किस तरह से वो या तो सीए या एडवोकेट किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है और क्या हिस्सा लिटिगेशन का बनता है। इसमें एक कॉमन लैंग्वेज में हम बात करेंगे और ये जो डिस्कशन होगा ये आवाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और लॉयर्स के लिए भी, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी इस फील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा थ्रू दिस लीगल डिस्कोर्स। तो रजत गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो रजत गुप्ता जी, चूँकि मैंने आप बताया है कि इन्होंने एक लॉ फर्म सेटअप किया था और वो लॉ फर्म चला रहे हैं, एसआर लॉ फर्म, तो इनके बारे में जानेंगे कि ये लॉ फर्म किस किस मैटर में डील करती है, कब शुरू हुआ, ताकि लोगों को जानने को मिले आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में। शुक्रिया सर। सर बेसिकली जो मेरी लॉ फर्म है, एसआर लॉ फर्म, एक हंसी खेल के तरीके पर शुरुआत हुई थी इसकी। मैं असल में 2019 में ग्रेजुएट हुआ था। 2019 में ग्रेजुएशन के बाद मैं जज के पेपर दे रहा था, जज की तैयारी कर रहा था। फिर मैं एक जॉब ढूंढ रहा था जो कि बाकी सब लोग लॉयर्स करते हैं, और जैसा कि मैं एक फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो मुझे कोई एकदम डायरेक्ट हेड स्टार्ट नहीं मिला था। फिर जब मैं नौकरी के लिए ढूंढ रहा था, सब कुछ कर रहा था, इन्ना मीनवाइल मेरा एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह पर हुई थी काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स के साथ। तो वहाँ पर ट्रेनिंग करते करते कुछ पर्सनल लिटिगेशन के केस मेरे पास आ गए। पर्सनल लिटिगेशन के केस करते 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 धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हुआ कि कैसे कोर्ट में खड़े होते हैं, सबमिशंस देते हैं जी। तो 2019 तक जब ये कहानी स्टार्ट हुई थी तो एक मैं सिर्फ वकालतनामा फिल नहीं कर सकता था, लेकिन मैं सब सीख गया था कि कैसे कैसे मुझे केस फाइल करनी है, कैसे कोर्ट में खड़ा होना है, सब कुछ करना है। जी। तो ये सब होने के बाद जब मैं 2019 से लेकर जॉब भी ढूंढ रहा था, जज के पेपर भी दे रहा था, तो 2020 तक जब कहानी आई, मेरी 18 मार्च को जॉब एक जगह पर फाइनलाइज हुई थी। जैसे ही वो फाइनलाइज हुई मुझे अगले हफ्ते बुलाया गया कि आप अगले हफ्ते से ऑफिस में आए। उसके ही अगले हफ्ते बाद, जैसे कि आवाम को पूरे अच्छी तरीके से पता होगा, कोविड लग गया था। तो कोविड लगने के बाद वो जॉब मेरी रही नहीं, जॉब लगी नहीं। वो ना होने की वजह से फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था 6 मई 2020 में। वहाँ से फिर ऐसा लॉ फर्म की शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके केसेस आए, काम बढ़ा। तो आज हम जिस फील्ड में हैं तो भगवान के शुक्रगुजार हैं, अच्छे लोगों के शुक्रगुजार हैं, और सब आप जैसे सीनियर एडवोकेट्स हो गए, सब लोग हो गए जिन्होंने इस फील्ड में हमें काफ़ी मदद की। जी। तो चूँकि रजत, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और उस फील्ड में आप अच्छा कर रहे हैं, तो एक लेमैन की हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा इनकम टैक्स से रिलेटेड कि जब हम इनकम टैक्स भरते हैं, जी। चूँकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस टाइम टू टाइम बदलती रहती है, पहले कुछ और लॉज थे इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, अब कुछ और लॉज हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये इनकम टैक्स बेसिकली होता क्या और ये किस पे इम्पोज है, एक जनरल सा। सर बिल्कुल, अगर मैं एक देसी भाषा की बात करूं तो इनकम टैक्स रिटर्न का बेसिकली मतलब है जो एक पर्सन अपना इनकम कमा रहा है, जो कि आय कमा रहा है, वो जो इनकम अर्न जब कर रहा है तो उसको जो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना है और जिस तरीके से करना है उसका मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब गवर्नमेंट का ये बेसिक सा फंडा है कि ज़रूरी नहीं जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है उसे टैक्स देना ही है। जैसे कि न्यूज़ में बहुत आता है कि कभी कभी स्लैब रेट बढ़ गए हैं, जैसे पीछे 2.5 लाख था, फिर 5 लाख हुआ, फिर सर्टेनली इंक्रीज़ हुआ। तो इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये होता है आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर करें, ताकि एक इकोनॉमी में कैसे चीज़ें प्लान करनी है, गवर्नमेंट कैसे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर सकती है, डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर सकती है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को एक पर्सन के इनकम टैक्स के थ्रू पता लगे। क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक आम आदमी की आयकार ही है। उसी तरीके से चीज़ें पता लगती हैं, उसी तरीके से इनकम टैक्स फाइल होती है, जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये जानना है कि इनकम टैक्स तो चलिए
जिनकी आय है वो भी जमा करते हैं, जिनकी आय नहीं है वो भी जमा करते हैं। जी। अब जो जिनकी आय है, जो टाइम टू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो हमें देखने में कई बार आता है कि उनके घर नोटिस आ गया, जी। इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ गया। जी। तो ये नोटिस किस तरह के होते हैं और फिर इन पे क्या करना चाहिए? जनरली वो कई बार सीए से पूछते हैं और कई बार एडवोकेट से पूछते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न किस टाइप का होता है? ये नोटिस क्या होता है? सर बेसिकली क्या है, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप अपने आयकर विभाग को बता रहे हैं कि मैंने साल में 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 50 लाख कमाया, जो भी कमाए, आप जब डिपार्टमेंट को बता रहे हैं तो डिपार्टमेंट को बताने का जो तरीका है वो एक फॉर्म के थ्रू होता है। फॉर्म मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ITR फॉर्म V होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे करते करते मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो उसको बताने का एक तरीका है। अब जनरली जो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरते हैं और उसमें कुछ कभी गलत सेक्शन चूज़ हो जाता है, कभी कोई गलत ऑप्शन चूज़ हो जाता है, कभी कभी वो इंटेंशनली भी ऐसा करते हैं जानबूझकर, कभी कभी गलती से हो जाता है। अब ये जब इश्यूज़ होते हैं, ये जब प्रॉब्लम्स आती हैं, इस प्रॉब्लम के बाद डिपार्टमेंट को जब पता लगता है कि ये आयकर विभाग को जानकारी सही नहीं मिली हुई, तो वो डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है। उसको बोला ही नोटिस जाता है, समन नहीं। काफ़ी लोग इस चीज़ को ITR का समन समझते हैं, इनकम टैक्स का समन कभी नहीं बोला जाता, नोटिस ही बोला जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में भी नोटिस ही लिखा हुआ है। ओके, तो ये नोटिस किसी सेक्शन के तहत होता है IT एक्ट के? जी बिल्कुल, बहुत सारे सेक्शन है। सेक्शन 142 है, 143(1) है, 143(1)(2) है और 144 है जिसमें असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, 156 है, 270, 271, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं जिसमें या तो कभी आपने डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर दी हो, उसका नोटिस आता है, या फिर कहीं आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, उसका नोटिस आता है, या फिर अगर डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से आपकी इनकम सेलेक्ट की है, क्योंकि कभी कभी रेड फ्लैगिंग होती है सिस्टम में, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भाषा में बोला जाता है, तो उसे स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। स्क्रूटनी मतलब पूरा चेक करने के लिए एक तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या नोटिस है, क्या कहानी, आपने कहाँ पे क्या चीज़ मिस कर रखी है। ओके, चलिए मान लेते हैं कि जनरली ये कॉमन नोटिस जो सबको, हर बिजनेसमैन या हर एक बड़ा व्यापारी फेस करता है इस चीज़ को, ये कॉमन नोटिस किस तरह के होते हैं? सर सबसे पहले जो कॉमन नोटिस है, एक तो स्क्रूटनी के, इनकम एस्केपिंग। इनकम एस्केपिंग अगर मैं हिंदी भाषा में समझाऊँ तो इनकम एस्केपिंग का मतलब कि आप जितना एक्चुअल में कमा रहे हो उतना आप डिपार्टमेंट को बता ही नहीं रहे हो। आप कमा रहे हैं 10 लाख रुपए, आप डिपार्टमेंट को बता रहे हैं 2 लाख रुपए, लेकिन जब आपके खर्चे टैली किए जा रहे हैं, आपके खर्चे जा रहे हैं 20 लाख रुपए। जब यही डिपार्टमेंट, एक सामने सामने डिपार्टमेंट कैलकुलेशन को नहीं समझ में आ रही किसी को, तो डिपार्टमेंट तो पूछेगा ना कि जब अगर कमा इतना रहे हैं तो आपके यहाँ से खर्चे कैसे निकल रहे हैं। ये बहुत कॉमन टाइप के नोटिस हैं, एस्केपिंग इनकम। और जो दूसरे लोग फेक डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे जो क्लेम कर रहे हैं रिफंड, रिफंड्स के बेस पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से नोटिस इशू हो रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए इस तरह के एस्केपिंग नोटिस हमें आ जाते हैं जी, डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट कर लिया होता है कि हम कुछ छिपा रहे हैं, तो इस नोटिस का रिप्लाई कैसे किया जाता है? सर नोटिस का रिप्लाई करने का कोई एक तरीका नहीं होता। अच्छा, डिपार्टमेंट ये नहीं कहता आप बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह आप रिप्लाई करें, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है जो हमने पूछा है उसका एक तरीके से जवाब दें। काफ़ी जो लोगों को लगता है कि हम खुद जाके अपीयर करें डिपार्टमेंट में, जवाब दे दें, सब कुछ हो जाएगा इजीली, ऐसा नहीं होता। डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहे हैं कि आपने, फॉर एग्जांपल, आपने 2024 से लेकर 2025 के बीच में एक इनकम कमाई, ये इनकम 24 से 25 आपका असेसमेंट ईयर कैलकुलेट करके होता है, ना कि आपका फाइनेंशियल ईयर। इन दोनों में फ़र्क होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जिस साल में आपने एक्चुअल पैसे कमाए हैं। असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स के हिसाब से माना जाता है, जिस हिसाब से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कैलकुलेट की जा रही है। अब लोग अगर रिप्लाई दे रहे हैं तो डिपार्टमेंट सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप तरीके से, सीधा तरीके से जवाब दें। हमें कोई डिटेल्ड लीगल रिप्लाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो लोग जनरली सीधा रिप्लाई देना पसंद नहीं करते क्या? सर लोग सीधे रिप्लाई की बजाय सोचते हैं कि हम कोई जजमेंट लगा के देते हैं जो हमने इंस्टाग्राम में गूगल से पढ़ी है, अगर वो दे देंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर डर जाएगा और फिर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें क्या ये इन पर्सन जाते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल को अपी? देखिए, लोग जो स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो इन पर्सन जाने लग गए हैं। इन पर्सन सोचते हैं कि हम प्रोफेशनल की फ़ीस बचाएंगे, उससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर या तो आपने उस फील्ड में प्रैक्टिस की हो। सर एक सिंपल सा एग्जांपल है, डॉक्टर से आप अगर जाके कहेंगे कि ऑपरेशन ऐसे ऐसे होना है, तो डॉक्टर कहेगा मैंने जो 10 साल मेडिकल की लग के पढ़ाई की है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, या जो पर्सन गूगल से पढ़ के आ रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हम प्रोफेशनल्स के बीच में, या फिर कोई भी CA हो या CSO जो लॉयर्स हैं जो अपीयर कर रहे हैं, उनके साथ भी यही कहानी है। तो रिप्लाई ऐसे तरीके से देना होता है, आप उसको फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यू सजेस्ट कि
एक प्रोफेशनल हायर किया करना चाहिए? डेफिनेटली अगर आप या तो आप उस बारे में बहुत जानते हो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको जब नॉलेज ही नहीं है, उसने क्वेश्चन सिंपल भाषा में पूछा है कि आपने 2024 से 25 में कहाँ कमाया है, लेकिन वो कहाँ कमाने की जो डिटेल्ड है एक्सेल शीट बनेगी या जो भी रिप्लाई बनेगा वो तो आपका एक प्रोफेशनल ही बनाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत है। अब यहाँ सीए एक साइड एंड देन लॉयर अनदर साइड। बिल्कुल। तो हु इज़ बेटर फॉर दिस? सर देखिए, बेटर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि कहने पर तो विवाद पक्का है जी। पहली बार। बट सेकंड थिंग, सीए और लॉयर्स के बीच में कोई कंपैरिजन है, बिकॉज सीए जो फाइलिंग कर रहे हैं रिटर्न्स की वो उसमें माहिर है, लेकिन जो सेक्शन की डीलिंग होती है वो हमें लॉ कॉलेज में शुरू से पढ़ाया जाता है, जो कहीं ना कहीं शायद सीएस को उस चीज़ का नहीं पता। सीएस विल टेक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। ज़्यादातर जो जैसे आजकल लॉयर्स भी हैं, जैसे मैं अगर कहूँ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की एक बात करूँ जो बेस लेवल से केस सीधा ऊपर जा रहा है, वहाँ पे सीए ही लॉयर्स जो टर्न होकर उन्होंने डिग्री हासिल की है तभी वो अपीयर कर पा रहे हैं, जो कि आजकल हम जनरली देखते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टडी फॉर दैट, पर ये चीज़ चल रही है। तो सीए या लॉयर में से बेहतर कोई नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेक्शन लॉयर्स को ज़्यादा पता है। नहीं, बात एक रिक्वायरमेंट की भी है कि कहाँ पे किसकी ज़रूरत है। अब जैसे नोटिस है, नोटिस में या तो सीए जाए या फिर एडवोकेट जाए, ज़रूरत किसकी है वहाँ पे? सर ज़्यादातर लॉयर्स की ही ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा। लॉयर्स हैव अ कंप्लीट नॉलेज कि उन्हें बेसिकली कैसे रिप्लाई फ्रेम करना है और किस सेक्शन को कहाँ लगाना है। ज़रूरी नहीं आपकी जजमेंट लगा के ही वो रिप्लाई दिया जाए, जजमेंट की नीड ही नहीं है डिपार्टमेंट में डायरेक्टली, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर वो आपसे पूछ ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मान लीजिए हमने हायर कर लिए, इस तरह के प्रोफेशनल हायर किए और जाके वहाँ सबमिट भी कर दिया। बिल्कुल। अब हमें कई बार देखने को मिलता है कि उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है और वो पेनल्टी के लिए बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो ये होता क्या है, क्या प्रोसेस क्या है इसमें? थोड़ा सा कुछ एग्जांपल के साथ बताइए। सर जैसे हम एक बताते हैं, हमारे एक पर्सन हैं, मतलब काफ़ी उनका साल से केस चल रहा था। डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस इशू किया कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रखी है, आपने फॉर एग्जांपल ए पैन कार्ड पे परचेज़ की है, आपने टैक्स उसका बी पैन कार्ड पे दे दिया। डुअल पैन कार्ड का एक इशू था। अब 2 पैन कार्ड होने की वजह से पार्टी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको रेक्टिफाई करूँगा। एक सिचुएशन में जब ये डुअल पैन कार्ड का राइज हुआ, पर्सन को नोटिस पे नोटिस आए जा रहे हैं, वो ये तो कहे जा रहे हैं कि मैंने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया। डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी नहीं है। अब अच्छा, लोग अब ये एज्यूम करते हैं कि डिपार्टमेंट को जानकारी होनी चाहिए। सी, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे इनकम टैक्स पेयर्स हैं, सब कुछ है, डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि डिजिटाइजेशन में अभी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बननी बढ़ गई है या कंप्यूटर आ गए हैं तो डिजिटाइज सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जैसे कि उनको ये प्रॉब्लम हुई, डिपार्टमेंट अगर नोटिस इशू कर रहा है तो नोटिस के बाद उन्हें सब्सिक्वेंट रिप्लाई देना चाहिए था। अमाउंट था टैक्सेशन का कि उन्हें कुछ 5 या 5.5 लाख रुपए पे करना था। बढ़ते 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 जब डिपार्टमेंट ने इम्पोज की पेनल्टी, जो कि 50% से लेकर 200% या 300% अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेक्शन जब इम्पोज हुई, वो करते 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 उनका टैक्स पेबल ही कुछ 10 से 11 लाख रुपए हो गया। ऐसे करते करते डबल द अमाउंट भी हो जाता है। अब जब ये पेनल्टी पेबल इतनी हो गई है, तब उन्हें याद आ रहा है कि हाँ मुझे किसी की हेल्प चाहिए। ओके। अब ये चीज़ अवॉइड करने के लिए अगर वो इनिशियल लेवल पे फर्स्ट डेट पे या सेकंड डेट पे ऑफिसर को समझा देते कि ये इशू है, मैंने अपनी ड्यू कंप्लायंस कर ली है, तो उन्हें नीड ही नहीं पड़ती इस चीज़ की। अब ये लोग नहीं समझते कि हाँ हमें ये स्टेप अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये इशू जनरली अराइज होता है। फिर अब यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें फिर से, तो सीए आपको कैलकुलेशन समझा के दे देगा, बट जो लॉयर हैं वो स्पेसिफिक रिप्लाई देगा कि भाई हमने यहाँ से इस पैन कार्ड पे ये चीज़ करके रिलेट करके दे दी है, इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो अब मुझे इसमें ये बताइए, इसी टाइप के जो नोटिस का जहाँ तक बात है, तो थोड़ा सा जीएसटी की तरफ भी आ जाते हैं। जी। जीएसटी में भी ये होता है कि टाइम टू टाइम जो उनके जीएसटी भरे जाते हैं, उसमें भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि उसमें पेनल्टी इम्पोज हो जाती है। बिल्कुल। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जो कमिश्नर होते हैं, जीएसटी कमिश्नर, वो रेक्टिफाई करते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है वो मामला थोड़ा और आगे जाता है। जी। ये किस नेचर का होता है और ये किस तरह से प्रोसीड होता है? सर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी नोटिस जो इशू होते हैं वो इनकम टैक्स तरीके से ही होते हैं। असेसिंग ऑफिसर जो वार्ड ऑफिसर होता है वो आपका नोटिस इशू करता है, वो आपको बताता है कि आके जवाब दें, आके बात बताएं। ज़्यादातर जो जीएसटी में आजकल इशू चल रहा है सर, ये चल रहा है फेक बिलिंग की वजह से। अंडर बिलिंग, फेक बिलिंग, ये बहुत कॉमन टर्म्स है आज की डेट में, जिसमें लोग फर्जी बिल कटवाते हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उसका बिल कटवा रहे हैं। अच्छा। ए पार्टी ने बी को बिल काटा, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया।
जब ये यहाँ से अगर बेस लेवल से ही बिल अगर फेक कटा हुआ है ए टू बी, तो जीएसटी डिपार्टमेंट पूरा शुरू से पकड़ता है कि कहाँ से फेक बिलिंग जनरेट हुई है और कहाँ से आगे तक कहानी जा रही है। अच्छा। तो जो लोगों को इश्यूज हो रहे हैं, एक तो हो गया जो लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फेक बिलिंग एंड एवरीथिंग। एक हो रहा है कि जो लोग टाइम से फाइल ही नहीं कर रहे हैं, 2B होती है, 3B होती है, 2-4 टाइप की मल्टीपल जीएसटी है। जो लोग डेफिनेटली बिजनेस ऑपरेट करते हैं उन्हें इस बात की नॉलेज होगी कि कैसे कैसे किस टाइम पे बिलिंग जानी है। एक पर्सन टैक्स पे कर रहा है, दूसरा पर्सन टैक्स नहीं पे कर रहा है, रिटर्न मैच नहीं हो रही है, तो इस चक्कर में इश्यूज़ आ रहे हैं। अब ये इशू रेक्टिफाई सीए या सीएस जो भी होते हैं, जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं, वो रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पे जब नोटिस इशू हुआ तो फिर लॉयर कम्स इनटू प्ले कि लॉयर्स आपको पता है कि यहाँ पे ये एरर आया था, लेकिन डिपार्टमेंट्स को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, तो इसमें लिटिगेशन का कहाँ मामला बनता है? सर यहीं जिस दिन से नोटिस इशू हुआ वो ऑटोमेटिकली लिटिगेशन में कन्वर्ट है। अगर आप लोग बेसिक लेवल पे रिप्लाई सही से नहीं दे रहे, आप समझिए बेसिक लेवल पे गए, आपने डिपार्टमेंट को बोला जी ये जजमेंट लग रही है, इस हिसाब से मुझे देना ही नहीं पड़ता, आपने तो नोटिस ही गलत इशू किया। ये स्टेप ही गलत है, जो लोग नहीं समझ रहे। आपको उसको जजमेंट पकड़ानी ही नहीं है, आपको उसको सेक्शन समझाना ही नहीं है, क्योंकि वो आपसे सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका जीएसटी हो। आप सोच रहे हैं कि हम बेसिक लेवल पे लड़ाई करके कि डिपार्टमेंट ने नोटिस ही गलत इशू किया है, आप उसे लॉ समझाएंगे, उसे लॉ की नीड नहीं है। जब लोग बेसिक लेवल पे गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हायरार्की की बात करूं, असेसिंग ऑफिसर या वार्ड ऑफिसर से अगर गड़बड़ हो रही है, उसके ऊपर जाते जाते आपका असिस्टेंट कमिश्नर आएगा, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आपका कमिश्नर आएगा, कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके बाद आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप वहाँ तक भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, देन आपका सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने अगर 8-9 लेवल्स गिनवाए हैं, अगर यहाँ पे बेसिक लेवल में ही सब कुछ ठीक हो जाए विद रिस्पेक्ट टू वार्ड ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर भी, तो वहीं पे रेक्टिफाई हो जाएगा। इट मीन्स के जो प्री लिटिगेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए ही अगर चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, बिल्कुल, और उसमें अगर लॉयर्स का सपोर्ट रहे तो फिर वो फर्दर लिटिगेशन का मुद्दा नहीं बनता। एग्जैक्टली कि आपको फिर हायर अथॉरिटी में जाना या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना या हाई कोर्ट में जाना, इतना जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनिशियल स्टेज पे ही आप किसी प्रोफेशनल एडवोकेट को इसमें सपोर्ट में ले लेते हैं और वो कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए इस चीज़ को रिजॉल्व करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम मामला आईटीआर में भी होता है? जी। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताइए कि आईटीआर में जब लिटिगेशन का मामला एग्जैक्टली आ जाता है तो ये किस तरह से प्रोसीड होता है? सर बेसिकली कोई एक एग्जांपल से बताइए कि कोई एक केस जिसमें किसी बिजनेसमैन ने अपने आईटीआर, चाहे कंपनी का आईटीआर भरा हो या खुद इंडिविजुअल आईटीआर भरा हो, उसमें कोई लिटिगेशन का मामला बन गया हो और यहाँ इस स्टेप से गए हो। सर इसको मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सबसे पहला तो एक मैं एग्जांपल जैसे अभी इनकम टैक्स से रिलेट करके आपको बताता हूँ। एक जैसे मैं अभी डुअल पैन कार्ड की बात कर रहा था, एक डुअल पैन कार्ड में जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी के ऊपर 2 बार पे हो रखा था एसएससी का, इनकम टैक्स में बेसिक लेवल पे अपीयर नहीं किया, करते 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 प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के ऊपर जो टैक्स लगा, डिपार्टमेंट में कंप्लीट पेनल्टी भी इम्पोज कर दी, इंटरेस्ट भी लगा दिया और ओरिजिनल टैक्स भी मांगा। करते 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 सिंस 2019 जब ये मैटर अराइज हुआ, आते आते 2025 में इसमें 4.5 करोड़ रुपए का डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया कि हमें 4.5 करोड़ रुपए चाहिए इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। फिर जब वहाँ पे असेसी को समझ में आया, शी वॉज अ लेडी एंड शी वॉज एन एनआरआई, उसको जब समझ में आया तब हमने जब केस प्रोसीड किया, हमने रिसेंटली आईटीएटी से यही अप्रूवल करके हटाया कि उन्हें नॉलेज नहीं थी, इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। फर्स्ट एग्जांपल तो इनकम टैक्स से रिलेटेड यही हो गया कि आपने बेसिक लेवल पे कोई अपीयरेंस नहीं दी, यहाँ पे आते आते आपको डिपार्टमेंट में सफ़र करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि डुअल पैन कार्ड का इशू था, सारी कंप्लायंस हो रखी है, बस डिपार्टमेंट को बतानी तो था, ये चीज़ की नहीं, इसलिए वी कम इनटू द प्ले एंड सीधा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मैटर पहुँच गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं किसी सर इसमें मैं जानना चाहूँगा व्हाट वाज द ग्राउंड टू अप्रोच? ग्राउंड वाज डुअल पैन कार्ड सर। डुअल पैन कार्ड में जब हम कह रहे हैं कि हमने एक पे टैक्स पे कर दिया है, एक हमारे किसी और अकाउंटेंट ने पेमेंट नहीं कराई थी, डिपार्टमेंट ने ये बात नहीं सुनी। डिपार्टमेंट को हम 2021 से चिट्ठी लिख रहे हैं, असेसी की बात नहीं सुन रहे, हम उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें प्रॉब्लम हुई तब वी डायरेक्टली अप्रोच द आईटीएटी डिपार्टमेंट। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज वाज कंसीडर्ड इन दिस? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली it is not considered, but the ground where the department has remitted back to the ITAT to the assessing officer सिर्फ यही वजह थी कि डुअल पैन कार्ड था, एक्चुअल कंप्लायंस हो रखी थी। हमें नहीं बताया, ये तो गलत है ही, लेकिन एक्चुअल कंप्लायंस टैक्सेशन की हो रखी थी, जो लीगली टैक्स पे करना था वो हो रखा था, इसीलिए इट वाज रिमिटेड बैक।
ठीक। और सेकंड एग्जांपल, अब जैसे आपने मुझसे बिज़नेस का पूछा कि बिज़नेस का कैसे होता है, सर बिज़नेस में जो मैंने एक और एग्जांपल लिया था फेक बिलिंग। बिज़नेस में लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में एक दूसरे से फर्जीवाड़े के बिल कटवा रहे हैं। एक तो ये कहानी हो गई। दूसरा, अंडर बिलिंग क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की चीज़ है, उस पर अगर 18% 28% जो भी जीएसटी आपको पे करना होता है, अगर वो एक्चुअल अमाउंट दिखा तो रहे हैं पेपर पर, बुक्स में तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उतना बैंकों में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में आपकी ट्रांजेक्शन रेक्टिफाई या मैच कर ही नहीं रही है एक्चुअल आपकी जीएसटी रिटर्न से, डिपार्टमेंट वहीं पे उसको रेड फ्लैग कर रहा है। ओके। और इसी बेसिस पे फिर वहाँ पे नोटिस फर्दर इशू हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे अब एक और मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेना चाहूँगा। हमारे क्लाइंट हैं, उनके कहीं ट्रक था, ट्रक यहाँ से जा रहा था पंजाब साइड पर, मेटल स्क्रैप का काम था। पंजाब साइड जब वो जा रहा था, जो एक्चुअल बिल की वैल्यूएशन थी और जो एक्चुअल माल ट्रक में था, उन दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए का फ़र्क था। अब उन्हें लगा कि मेरे पास ये बिल है, डिपार्टमेंट चेक नहीं करेगा। डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ का, प्रॉपर माल उसको सारा माल उतारा गया, सारा माल निकाला गया, प्रॉपर माल की वैल्यूएशन चेक हुई। फिर जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस था उसकी अंडर बिलिंग का, वो उन्होंने चेक किया। फिर उसके बाद पेनल्टी और आपका टैक्सी भी अलग से लगाया, प्लस इंटरेस्ट लगाया। ओके। नोटिस इशू करने के बाद ही ये सब होता है। और हाँ, जीएसटी में एक जो चीज़ होती है, वो सारे नोटिस जो इशू होते हैं वो डीआरसी के नाम से इशू होते हैं। डीआरसी 01, डीआरसी 02, डीआरसी 03, ये कॉमन नोटिस हैं। जैसे इनकम टैक्स में मैंने सेक्शन बताए थे पहले, वैसे ही जीएसटी में अलग से। ठीक है। तो इसमें जब लिटिगेशन के मैटर्स हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ही मैटर्स सॉर्ट आउट हो जाते हैं? सर प्रोबेबिलिटी मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी बेस लेवल पे भी सेट हो जाती है कमिश्नर तक के पास, आईटीटी भी होता है, और नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऐसा सच कुछ नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स कि जो पर्सन है वो कितना अवेयर है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, कितना अपने आप को बताने के लिए। तो कई बार ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन हो, थ्रू दी एंटिटी और द इंडिविजुअल लेवल पे जब वो अपना रिटर्न भर रहे होते हैं, तो कई बार तो डिपार्टमेंटल ग्लिचेस भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, डिपार्टमेंटल ग्लिचेस भी होते हैं। एंड इवन ये भी मैं कहूँगा कि कुछ डिपार्टमेंट के लोग ही इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो बस नोटिस इशू करते हैं जस्ट टू कंप्लीट देयर टारगेट्स एंड समथिंग। जी। भेजते रहते हैं बिना देखे कि उसमें क्या नोटिस सच में इशू करने की ज़रूरत भी है। मतलब कभी कभी नोटिस सर ऐसे आते हैं जिसमें टैक्स कंप्लायंस पूरी है, चीज़ें पूरी हैं, सब कुछ पूरा है, जस्ट हमें बाद में जाके पता लगता है कि एक सर्कल के इतने लोग सेलेक्टेड थे, इसलिए डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया। हालांकि उस डिपार्टमेंट ने ये भी नहीं देखा कि जिसको वो नोटिस इशू कर रहा है क्या कंप्लाई पूरा कर रखा है इनका। ओके। डिपार्टमेंटल ग्लिचेस बहुत हैं, ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट हर जगह सही है, गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। आपका क्या सजेशन है जब आप डिपार्टमेंटल इश्यूज़ देख रहे हैं, आप लोगों के इश्यूज़ देख रहे हैं, आप ट्रिब्यूनल्स में जाके वहाँ पे इश्यूज़ देख रहे हैं, तो चूँकि डिपार्टमेंटल एक वो एंटिटी है जहाँ से ये चीज़ें क्रिएट होती है, इश्यूज़ आर क्रिएटेड, तो आपको क्या लगता है कि कितना सुधार होना चाहिए इन सब में? सर मेरा ये लगता है कि एक दो जो पर्सन, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बताइए जहाँ पे लगता हो कि आपको सुधार करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। सर एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा ये जो उनके हायरार्की बनी हुई है, प्रॉपर जो पर्सन्स डिफाइंड होने चाहिए ना, जो पोस्ट तो सबकी डली हुई है, मोबाइल नंबर भी सबके हैं, लैंडलाइन नंबर भी सबके हैं, बट वो रिस्पॉन्सिव नेचर कितना है वो अभी तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। गवर्नमेंट ने काफ़ी पूरे इनकम टैक्स एक्ट में हर चीज़ में लिखा हुआ है असेसी ऑन इट्स सोल डिस्क्रिशन, द असेसिंग ऑफिसर ऑन इट्स सोल डिस्क्रिशन, उसकी डिस्क्रिशन तो है लेकिन टाइम भी तो डिफाइन कीजिए जी। अगर मैं कोई एक पैन कार्ड कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दे रहा हूँ या मैं कोई रैंडम एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मैं कुछ भी दे रहा हूँ, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स लेके बैठे हुए हैं, ना ही वो असेसी को अपडेट देते हैं, ना ही वो एसएससी को बताते हैं कहाँ से क्या करना है। नहीं है, कोई रिस्पॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अननेसेसरी टाइम डिले। सर ऑनलाइन सिस्टम बना तो दिया, फेसलेस कंप्लायंस कर तो दी है, लेकिन जब फेसलेस कंप्लायंस में कोई इशू आता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक बार तो पर्सन फेस टू फेस चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप वीडियो कॉल के थ्रू भेजें। ये चीज़ इनकम टैक्स में भी तो हो सकती है। अगर हम कभी कभी सीट पे जाते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर या इनकम टैक्स ऑफिसर्स हमें कभी कभी सीट पे भी नहीं मिलते, दे आर सिटिंग फॉर द पब्लिक। पब्लिक के लिए अगर बैठे हैं तो पब्लिक की थोड़ी तो आई गेस सेवा कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डिपार्टमेंट ने बुरा कर रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है या सिस्टम रोबस्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, डिजिटाइजेशन से बहुत चीज़ों में फ़र्क है। लेकिन जो एक पर्सन एज अ लेमैन अगर कोई जाएगा, उसे नहीं पता, वो सिर्फ घबराया घूमता है, वो घबराया सिर्फ डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग तक भी प्रॉपर नहीं जा पा रहा है जी। तो उस चीज़ को थोड़ा सा डिपार्टमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए कि एक अच्छे से डिपार्टमेंट
आपको थोड़ा रिसेप्शन पे ही फ्रेंडली बना देना चाहिए कि आपको ये दिक्कत है, आप यहाँ चले जाइए। एक लिस्ट लगी होती है कि यहाँ पे ये देख के जी पढ़ लीजिए। अगर उस पर्सन को इतना समझ में आ रहा होगा तो प्रोफेशनल्स की नीड ही क्या होगी। सही सही। गवर्नमेंट खुद कह रही है हम यूज़र फ्रेंडली बनना चाहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट भी अभी अमेंड होकर आने ही वाला है, ड्राफ्ट में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा इस बारे में। अगर वो यूज़र फ्रेंडली हो रहे हैं तो एक्चुअल में दिखना भी चाहिए। चलिए, ये बात तो रही डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आई होप कि जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं उनको समझ आए, और हो सकता है जो उनके आला अथॉरिटी हैं जिनके पास, वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करें और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाए। अब रही बात बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन का कितना रोल है इन सब चीज़ों को स्मूथली ले जाने का और इश्यूज़ क्रिएट ना हो, उसके लिए क्या सजेशन है? सर, बिजनेसमैन को जो सबसे मेन इशू आता है टैक्सेशन, कि भाई मुझे इतना इस पर जीएसटी देना है। जीएसटी देने में वो प्रॉब्लम नहीं कह रहा है। बिजनेसमैन कह रहा है कि ठीक है भाई, मुझे दिक्कत नहीं, मैं टैक्स दे दूंगा, लेकिन उससे मुझे एक बेनिफिट भी दिखना चाहिए। एक पर्सन 1 करोड़ रुपए लगा के एक फैक्ट्री बना रहा है। 1 करोड़ की फैक्ट्री बनाने में उसके लाइसेंस कॉस्ट, जीएसटी, टैक्सेशन और उसका इनकम टैक्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो फंड्स कहीं से न कहीं से लेके आ रहा है। वो जो पर्सनल इश्यूज फेस कर रहा है उसमें थोड़े से मैं जो रिकमेंडेशन चाहता हूँ, एक तो कि जीएसटी एक्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट हो, जो कि टाइम लगेगा, नो डाउट लेजिस्लेचर ही पास करेगा, बट जीएसटी डिपार्टमेंट में भी थोड़ी थोड़ी यही कहानी है कि जब पर्सन एक विजिट कर रहा है, जो पर्सन कह रहा है कि मुझे ये ग्रीवियंस आ रही है, अब रेक्टिफाई करने का मुझे तरीका बताइए, वो चैनल ही डिफाइंड नहीं है। जो डिपार्टमेंटल पर्सन एक चैनल डिफाइन करे थोड़ा सा, चाहे सीनियर से ही बात करे, चाहे कुछ करे, आई एम नॉट सेइंग गो अगेंस्ट द लॉ, लेकिन एक डिफाइन करे कि अगर कोई आपके पास पर्सन आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है कि मेरे पास ये नोटिस इशू हुआ है या मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो उसको बोलने का या कहने का कोई जवाब दिया जाए। बिजनेस के मैन के पास कोई सोर्स नहीं है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, सिर्फ यही चल रहा है, वो 6 महीने चले, साल भर चले, कुछ नहीं पता उसे। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर समझो मैंने लैंड खरीदी, लैंड पे भी मुझे टैक्स देना है, कैपिटल गेन का इशू है, ये कहानी है, वो कहानी है, वट एवर इशू ही इज़ फेसिंग, डिपार्टमेंट का हेल्प करने के लिए कोई डेडिकेटेड पर्सन होना चाहिए उनका। हर वक्त सिर्फ वार्ड ऑफिसर अवेलेबल भी नहीं होता, उनके जो क्लर्क्स होते हैं वो भी सब कुछ गाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। सो ये चीज़ धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये ज़रूर रेक्टिफाई होना चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन। ओके, रही बात जो लोकल वेंडर्स हैं जी, लोकल वेंडर्स इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड उनको ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करना पड़ता, बट जीएसटी से रिलेटेड बहुत करना पड़ता है। जी बिल्कुल। उसमें क्या सजेशन है आपका? सर, जीएसटी का जो वो ऑपरेट कर रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी की कहीं ना कहीं लिंकिंग होने लग गई है। पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, वेंडर के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन उसको पता है वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कहता है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए आप जीएसटी नंबर तो लोगे ना। जी। अच्छा, एक ये भी कहते हैं कि 20 लाख तक की टर्नओवर ना हो तो आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरे सोर्सेज हैं जहाँ से आपका बिजनेस आ रहा है, आप एटलीस्ट गवर्नमेंट को बताएं तो सही। गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं कहती है कि जी आप अगर इनकम टैक्स भर रहे हो तो टैक्स दो ही दो, या आप जीएसटी दे रहे हो तो आपको टैक्स देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ डिपार्टमेंट को बताइए, वो अल्टीमेटली बेनिफिट करके आपके फेवर में ही आएगा, आपके रिटर्न में ही आएगा। ओके, तो ओवरऑल जो बातें क्लियर हैं वो ये है कि जो लिटिगेशन का पार्ट है टैक्स के अंदर, वो किस हद तक पेंडेंसी में है अभी? सर, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी जैसे कि मैं ये चीज़ सबको बताना ज़रूर चाहूँगा कि टैक्सेशन की लिटिगेशन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 5 सालों में इतने ज़्यादा, मतलब मोर देन लाइक 100% इंक्रीज़ तो है ही टैक्सेशन लिटिगेशन में, क्योंकि लोगों ने बेसिक लेवल पे कुछ नहीं किया। जब पूरी पेनल्टी लग रही है 200% की, 100% की, 150% की, उसको बचाने के लिए लिटिगेशन में जा रहे हैं। लिटिगेशन इज़ अ मेजर पार्ट राइट नाउ फॉर टैक्सेशन। बहुत मेजॉरिटी एग्जांपल्स भी आपको सुनने को मिल रहे होंगे कि जैसे कि अभी हयात होटल्स की रिसेंटली एक हियरिंग आई थी जिसमें उसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर किया गया इंडिया में। उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत फेमस केस हुआ भी है। तो वो सब करने के लिए, वो सब चीज़ें बचाने के लिए एक लेमैन के साथ, एक कॉमन मैन के साथ वो चीज़ हो सकती है। वो चीज़ें छोड़ने के लिए आप अगर सोचें लिटिगेशन पे आप इतना पैसा खर्च करेंगे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे अच्छा बेस लेवल पे क्लियर कीजिए। आप बेस लेवल पे एक लॉयर को लेके चले जाइए, वहीं आपका काम सुधर जाएगा। जहाँ पे आपको 5,000 या 10,000 या 2,000 भी खर्च करने अकॉर्डिंग टू एवरी प्रोफेशनल फीस, अगर आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि लाख रुपए खर्च करें, वो आपका ही एक नुकसान है। बेस लेवल पे आप, मैं बार बार बेस लेवल अगर जिक्र कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर लॉयर अपीयर कर गए तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ही इज़ हैप्पी विद हिज फीस, यू आर हैप्पी विद योर इनकम टैक्स और जीएसटी वट एवर इट इज़ एप्लीकेबल।
दोनों पार्टीज़ हैप्पी हैं, डिपार्टमेंट को अपना टैक्स मिल ही गया, किसी को कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। तो रही बात उन लोगों के लिए जो अब इस प्रोफेशन में, लिटिगेशन के प्रोफेशन में आ चुके हैं और बिल्कुल ही वो इग्नोरेंट बने हुए हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। चूँकि आप ऑलरेडी इस फील्ड में जा चुके, आप मैटर्स डील कर रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन है नए बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जो समझते हैं कि लिटिगेशन में जाएंगे तो सिविल, क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल जैसे मैटर्स हैं और उसी में एक स्कोप है? सर जैसा कि आपने अभी कहा कि लोग, ये बच्चे आजकल बहुत समझ रहे हैं, बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को, बच्चों को लग रही है कि लिटिगेशन का मतलब ही सिर्फ कोर्ट है। ऐसा नहीं है, ट्रिब्यूनल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, दसियों चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं मेरे पास, तो वो ये कहते हैं सर हमें कॉर्पोरेट में जाना है। उनसे पूछा जाता है कॉर्पोरेट में क्या है, जी नहीं पता। क्यों क्यों जाना चाहते हैं? जी इनकम बहुत अच्छी है। उससे कुछ नहीं होने वाला, इनकम आप लिटिगेशन में कमा सकते हैं। माना ये फील्ड स्ट्रगलिंग है, माना ये जेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा है, माना थोड़ा सब्र करना पड़ता है, पर फील्ड में कमाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे ऑनरेबल CJI जस्टिस साहब ने भी कहा था अभी कि लिटिगेशन में आना चाहिए, लिटिगेशन को ही वो बढ़ावा दे रहे हैं। टैक्सेशन की लिटिगेशन एक नीश फील्ड है, इसमें स्पेसिफिक एक्ट्स पे डील होना है, स्पेसिफिक चीज़ों पे डील होना है। जो लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी लगती है वो ये लगती है कि टैक्सेशन का मतलब है हमें बैठ के कैलकुलेशन करनी है, किसका कित अकाउंट में पैसा आया, रुपया दिया, रुपया गया, हम अकाउंटेंट वाला काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ लॉयर आपको सेक्शन से डील करना है कि किस सेक्शन में गलत चार्ज हुआ, किस में नहीं किया है। जी, नो डाउट कैलकुलेशन आएगी, लेकिन आपको एज एन अकाउंटेंट वो चीज़ नहीं करनी है। तो टैक्सेशन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत एक अच्छी फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ टैक्सेशन की लिटिगेशन इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। और जो लोग ये सोचते भी हैं कि टैक्सेशन में पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, लिटिगेशन में पैसा नहीं है, किसी दिन मैं एक बहुत बेसिक सजेशन दूंगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल विजिट कीजिए। आपको सब पता लग जाएगा कि वहाँ पे कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में तो सब जानते ही हैं। जी, तो ये एक बेसिक सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो लॉ स्टूडेंट जिनके लिए ये बिल्कुल ही नॉन है फील्ड, और वो जिनको नॉलेज है वो तो प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इंटर्नशिप करें टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज़ में, लेकिन जिनको नॉलेज ही नहीं है वो तो इस तरफ देख भी नहीं रहे। आपका क्या सजेशन है इस बारे में? मेरा सजेशन तो सर लॉ कॉलेजेस के लिए कि उन्हें टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि आर्बिट्रेशन के बारे में बहुत बातचीत चलती है कि आर्बिट्रेशन ग्रोइंग फील्ड है, ये इंक्लूड करना चाहिए। लॉ कॉलेज, कुछ लॉ कॉलेजेस ने की भी है। वैसे ही मेरा भी ये मानना है कि टैक्सेशन का एक तो कोर्स में इंक्लूड करना चाहिए। However, there are some paragraph is included related to taxation, and one of that is IT Act is also included. Income सर Tax Act. इंक्लूडेड है, बट उसमें सिर्फ ये बता रखा है कि 80cc की या GG की या जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन है उनमें डिडक्शन कैसे लेनी है, क्या करना है, एग्जाम्पशन क्या होता है, उसका लॉयर से सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप उन्हें ये समझाइए ना कि अगर कोई टैक्सेशन की लिटिगेशन आती है, टैक्स का कोई नोटिस आता है, उससे कैसे रिलेट करना है। तो आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे कुछ होना Exactly, चाहिए। practical इवन उन्हें पता होना मूट चाहिए। कोर्ट्स में भी होनी चाहिए ये सब चीज़ें। सर मूट कोर्ट में, इंटरनेशनल मूट कोर्ट्स में जर्मनी का होता है एंड US के होते हैं, काफ़ी मैं ऑनलाइन देखता रहता हूँ, तो उसमें टैक्सेशन के ऊपर ही बात होती है। रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट के ही अपने इतने केसेस है कि उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती। मैट्रिमोनियल क्रिमिनल फील्ड जो भी ग्रोइंग है वो अपनी जगह पर है, बट ये एक न्यू इमर्जिंग फील्ड है। जो लोग चाहते हैं कि हमें अलग टाइप के लिटिगेशन करनी है, उनके लिए बेस्ट फील्ड है ये वाली, उनको मज़ा आएगा ये फील्ड में। और मैं तो यंग स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको कभी स्कूल में या कॉलेज में या कभी टैक्स से रिलेटेड कुछ पता नहीं भी लगा, आप उस तरीके की इंटर्नशिप सीख कीजिए जहाँ पे प्रैक्टिस होती है। स्पेसिफिकली लॉ फर्म सर्च कीजिए या इंडिविजुअल लॉयर्स सर्च कीजिए। चेंबर प्रैक्टिस में भी काफ़ी सारे ऐसे अच्छे होनार लॉयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन के केसेस से ही डील करते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा नहीं है कि कैलकुलेशन ही करनी है, आपको सेक्शन से ही डील करना पड़ेगा और बहुत इंजॉइंग फील्ड है ये। चलिए सर, कुछ और अगर आप इंक्लूड करना चाहें इस पॉडकास्ट में, कुछ बताना चाहें? सर एक तो मैं सबसे आपको ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने यंग जनरेशन के लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये चीज़ स्टार्ट की है, तो ये तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोग तो जो हैं कंटेंट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आपका मुझे वो चीज़ कभी भी नहीं लगी, तो ये एक बहुत अच्छा लगा एडवोकेट्स पीडिया और उनकी पूरी कास्ट के लिए कि उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब लोगों को, जैसे अगर मेरी टैक्सेशन फील्ड है या कमर्शियल फील्ड है या प्रॉपर्टी रिलेटेड फील्ड है, तो ज़रूरी नहीं कि हम लिटिगेशन में सिर्फ पैसे के बारे में सोचें। पैसा सर आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। एक बहुत फेमस पिक्चर का डायलॉग है, कामयाब बनो
तो पैसा खुद भागता है। खुद आपके पास भागता आएगा, पूरा मुझे एक डायलॉग याद जी। नहीं, ठीक है। बट तो लिटिगेशन में पैसा है, बार बार यही मैं सबको कहता हूँ, टाइम लगता है लेकिन इतना हाईली रिवॉर्डिंग है और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल है कि जॉब हर किसी के साथ आप कर सकते हो। अगर आप खुद के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच रहे हैं, लिटिगेशन इज़ बेस्ट, मज़ा अलग ही आएगा। कॉर्पोरेट में जाना है कॉर्पोरेट में जाइए, बिल्कुल ज़रूर जा सकते हैं। आपको जुडिशरी में जाना है बिल्कुल जाएँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं लाइक एप्लीकेशन रीड कैसे करनी है, चीज़ें कैसे देखनी हैं, फाइल्स कैसे बननी है, केस स्टडी कैसे होनी है, वो डॉक्यूमेंट ए जगह पे भी आना है, वो बी में भी आना है, वो सी में भी आना है। अगर आप टैक्स का केस प्रैक्टिस करेंगे, जो फाइल आप बना रहे हैं, जज साहब भी तो वही पढ़ेंगे ना जी। और अगर आप एज अ जज बन गए जुडिशरी के, तो वही फाइल आप तो पढ़ेंगे जो वकील साहब बना के दे रहे हैं। बात तो वही है, बस बेसिक ज़रूर क्लियर करिए। ये मेरी सब एक यंग जनरेशन को बहुत एक अच्छी सलाह है। और लास्ट एक मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। हेड स्टार्ट में थोड़ा इफेक्ट लगता है कि हाँ हमारे फादर का चेम्बर या किसी का नहीं, आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, लेकिन एक आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें प्रोसीड करना है। लोग क्या कह रहे हैं छोड़ दो, आप में अगर मन है यू कैन अचीव अनलिमिटेड हाइट्स। वेरी गुड। तो मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी सर, वो ये है, आपने एसआर लॉ फॉर्म स्टैब्लिश किया, आज के टाइम पे जिनको टैक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, नोटिस आ रहे हैं, पेनल्टीज़ लगी हुई हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ डील करें, किधर भागें, किसके ज़रिए करें, तो मुझे बस ये बता दीजिए कि एसआर लॉ फॉर्म किन किन एस्पेक्ट्स पे डील करती है और किस तरह से लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। सर एसआर लॉ फर्म का जो मेन फोकस है हमारी फर्म का, वो है एक तो सिविल रिकवरी मैटर्स। सिविल रिकवरी जैसे किसी ने किसी को बिल पे माल दिया या कोई चेक डिस्प्यूट हुई या आपका बिल पे माल दिया और उसने पैसे नहीं दिए, कोई क्रेडिट बेसिस पे काम किया, तो जो वो रिकवरीज होती हैं रिलेटेड टू जो भी केसेस होते हैं, जैसे कि आपका ऑर्डिनरी रिकवरी सूट और ऑर्डर 37 रिकवरी सूट, वो सब में डील करती है। टैक्सेशन के बारे में हमने जिक्र काफ़ी किया ही है, टैक्सेशन में इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वो रिलेटेड मैटर्स हो गए, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हो गए हमारे, एंड जो भी मनी से रिलेटेड है लाइक आपकी क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट्स हो गई या फिर आपने किसी से पैसे जो लोन लिया आपको कोई, उसमें चीज़ें डील करनी होती हैं। जितने मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गई आपकी, एंड जो कंपनीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स होती हैं, मनी से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं हमारी फील्ड उसमें कंप्लीट नीश हमारी स्पेसिफिक है अलॉन्ग विद सम सीनियर्स ऑल्सो। तो इस चीज़ में हमारा सर पूरा डील है ऐसा लॉ फर्म का। चलिए सर, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं एंड करता हूँ। रजत गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ फिर से आप आएंगे, और इसी के साथ इस प्रोग्राम को मैं यहीं एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।